दो हिंदू युवकों को हजारों लोगों के द्वारा अलग अलग स्थान पर अलग अलग दिनों पर घेरा जाता है और उन दोनों हिंदू युवकों को पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो धार्मिक नारे लगाती है। उसमें से एक युवक को पेड़ पर बांधा जाता है और उसको आग लगा दिया जाता है, जला दिया जाता है। भीड़ में शामिल कुछ लोग उसकी वीडियो भी बना रहे हैं। पुलिस भी वहां पर खड़ी है, लेकिन केवल और केवल मूक दर्शक बनी हुई है। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। ऐसे हैवानों को आप क्या नाम देंगे? पूरी दुनिया में ऐसे हैवानों के लिए जो शब्द दिया जा रहा है वो है कट्टरपंथी। लेकिन क्या ये शब्द कट्टरपंथी उनके लिए पर्याप्त है? ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप सोचिए। जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां, आप इस महाशय को देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उस बांग्लादेश की जो भारत के लाखों एहसानों तले दबा हुआ है। उस बांग्लादेश की जहां पर दीपू चंद दास और अमृत मंडल नामक हिंदू युवकों की भीड़ ने पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दिया। आज वहां पर हिंदुओं का जीवन संकट में है। जो बांग्लादेश आज पाकिस्तान और अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है, जो भीड़ वहां पर हिंदुओं को लगातार टारगेट कर रही है, उस भीड़ में शामिल कट्टरपंथी इतनी जल्दी कैसे भूल गए कि 1971 में वही पाकिस्तानी सेना ने उनके साथ क्या किया था। जो पाकिस्तानी आज वहां पर बैठकर बांग्लादेशियों से ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी भाई बहनों हम आपके साथ हैं। उन पाकिस्तानियों ने, उन पाकिस्तानी सैनिकों ने 1971 में बांग्लादेशियों का कैसा नरसंहार किया था। रिकॉर्ड के मुताबिक आप भी देख सकते हैं कि कई सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस बताते हैं कि 20, 25, 30 लाख तक बांग्लादेशियों का नरसंहार किया गया था। लाखों की संख्या में महिलाओं के साथ वहां पर यौन अपराध किए गए थे। तब जाकर हमारी भारतीय सैनिकों ने, हमारे भारतीय जवानों ने, लगभग 3900 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तब जाकर तुम वहां पर आज स्वतंत्रता की जिंदगी जी रहे हो, तब तुम वहां पर सुकून से रह पा रहे हो। लेकिन तुम्हारे इस चरित्र के बारे में हम लोगों को किसी प्रकार से कोई भी आश्चर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस शेख मुजीबुर रहमान ने तुम्हारी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिस शेख मुजीबुर रहमान के माध्यम से बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्ति दिलाई गई, आज तुम उसी शेख मुजीबुर रहमान के अस्तित्व को मिटाने पर लगे हुए हो। उस व्यक्ति की वहां पर मूर्तियां तोड़ते हो। इतना ही नहीं, शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार की हत्या की कोशिश करते हो। शेख हसीना तक की हत्या की कोशिश की गई। लेकिन धन्य है हमारे देश जो हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है। शेख हसीना की हत्या की पूरी साजिश थी। जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स के आधार पर आप इस चीज को जान सकते हैं कि वहां पर कट्टरपंथियों के द्वारा शेख हसीना की हत्या की पूरी साजिश थी। लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस का टैलेंट देखिए, भारतीय खुफिया एजेंसियों की इंफॉर्मेशन के आधार पर ही शेख हसीना समय से अपने आवाज से वहां से निकल पाई और शेख हसीना की जिंदगी बच पाई। क्योंकि शेख हसीना के निकलने के कुछ ही घंटों के बाद कट्टरपंथियों की भीड़ उनके घर पर धावा बोल दी थी। तो ये हमारा भारत है जो हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। लेकिन आज जो वहां पर बांग्लादेश में हो रहा है, यह आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान ने जो उनके साथ किया वो इस चीज को कैसे बोल सकते हैं। और ये जो महाशय जिनकी आप यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, हम थोड़ा सा इनके बारे में आपसे बताएं। इनके बारे में आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो यही व्यक्ति जिम्मेदार है। यही व्यक्ति है जो वहां पर कट्टरपंथ को एकदम चरम के लेवल तक बढ़ावा दे रखा है। और इस व्यक्ति के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, मोहम्मद यूनुस, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन वाला नोबेल? शांति का नोबेल पुरस्कार। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप सोचिए, एक ऐसा आदमी जो शांति का नोबेल प्राप्त है और वहां पर वो अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया जाता है और उसकी सरकार में हत्याओं का खुला दौर चल रहा है। वह किसी भी तरीके से इन हत्याओं को, इन दंगाइयों को रोकने का किसी भी प्रकार से कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। ये बंदा अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर वैसे काम कर रहा है जैसे कि कोई चुनी हुई सरकार करती है। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी संगठन है जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए जाने के कारण बैन कर दिया गया था। लेकिन ये आदमी वहां पर जमाते इस्लामी कट्टरपंथी संगठन को पूरी तरीके से प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया।
इतना ही नहीं, जमात इस्लामी को यह भी राइट दे दिया गया है कि वो फरवरी में होने वाले वहां पर आम चुनाव में भी हिस्सा लेंगे। बाकायदा गजट जारी किया गया है। गजट के नोटिफिकेशन में इस बात को बताया गया कि जमात इस्लामी के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कोई भी आतंकवादी गतिविधियों की सबूत नहीं मिले हैं। आप सोच सकते हैं ये व्यक्ति वहां पर किस तरीके का नैरेटिव चला रहा है, पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था को बदल रखा है इस व्यक्ति ने। अक्सर हम लोग जब पढ़ाते हैं तो आप लोग भी इस चीज को सुनते होंगे कि यह पूछा जाता है, यह कहा जाता है कि हर पद के लिए, हर पोस्ट के लिए एक क्वालिफिकेशन रखी जाती है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में नेताओं के लिए, राजनीति के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी पढ़ने लिखने वाला, कोई डिग्री वाला क्वालिफिकेशन क्यों नहीं रखा गया है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो निरक्षर ही क्यों ना हो, वो नेता कैसे बन सकता है। अक्सर इस बात को लेकर जो नई जनरेशन है, जिसको जिंजी कहते हैं, वो अक्सर इस तरीके के सवाल दागते रहते हैं कि ये लोग अनपढ़ होते हैं, निरक्षर होते हैं, फिर भी ये नेता बन जाते हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि ये जो व्यक्ति है, इस चीज को समझिए कि ये जो व्यक्ति है जो आज अंतरिम सरकार का प्रमुख बना बैठा है, यह व्यक्ति अमेरिका की यूनिवर्सिटी से, अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स से पीएचडी है। दोनों के पास अमेरिका के यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री है। दुनिया भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों से इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है। और इन सब के बाद इन महाशय को शांति का नोबेल मिला हुआ है। इसके बावजूद भी इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, पूरी तरीके से टोटली कट्टरपंथ को समर्थन देने वाला है। यहीं पर इस चीज को भी देखिए कि यहीं पर एक और युवाओं का मूवमेंट नेपाल में भी हुआ। नेपाल में भी एक युवाओं का मूवमेंट होता है और युवाओं के द्वारा वहां पर नेपाल की सरकार को हटा दिया जाता है और नेपाल में अंतरिम सरकार के रूप में सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया जाता है। और सुशीला कार्की जैसे ही अंतरिम सरकार का प्रमुख बनती हैं, अंतरिम सरकार का प्रमुख बनने के साथ ही उन्होंने इस बात को घोषित किया कि हम जल्द ही वहां पर नेपाल में चुनाव कराएंगे। क्यों? क्योंकि उनका मंतव्य कभी भी वहां पर सरकार में बने रहने का नहीं था। वो एक अंतरिम व्यवस्था को चलाने के लिए जो जिम्मेदारियां उनको दी गई, वो उस जिम्मेदारी को निभा रही हैं। लेकिन यह व्यक्ति जब से सत्ता में आया है, इसका ऐसा लगता है कि पूरा फोकस ही है कि बांग्लादेश में किसी भी प्रकार से कभी चुनाव हो ही ना और हम वहां पर हमेशा सत्ता में बने रहें। तो इस चीज को समझिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आया है कि कैम्ब्रिज से पढ़कर आया है, किसी के पास नोबेल पुरस्कार है कि किसी के पास कौन सा पुरस्कार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी का वास्तविक चरित्र कैसा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और व्यक्ति का वास्तविक चरित्र तभी निकल के आता है जब वो किसी बड़े जिम्मेदार पद पे होता है, उसके पास बड़ी जिम्मेदारी होती है, तब उसका चरित्र कैसा होता है, तब वह किस तरीके से काम करता है, ये तभी दिखाई देता है। और यह का सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक तरफ बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस है और दूसरी तरफ नेपाल में सुशीला कार्की है। दोस्तों, बांग्लादेश में जिस उस्मान हादी की हत्या के बाद यह सिलसिला शुरू हुआ, कट्टरपंथियों ने वहां पर जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट करना शुरू किया। उस उस्मान हादी की हत्या में भी इस व्यक्ति ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारत को इन्वॉल्व होने का इशारा किया। लेकिन इस बात का भी बहुत जल्दी खुलासा हो ही जाएगा और हादी की जो समर्थक हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं, समझने लगे हैं। हादी का भाई खुद ही इस बात को समझ कह रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें इसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है। भारत का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी अगर हम बात करें कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ये बांग्लादेश की आंतरिक मामला है। भारत सरकार कभी भी बांग्लादेश के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश है और एक जिम्मेदार देश होने के नाते तमाम प्रकार की राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाधाएं हैं और भारत सरकार उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा भाई, एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, जिम्मेदार देश होने के नाते जिम्मेदार देश की तरफ व्यवहार करता है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार को कहीं ना कहीं इस मुद्दे को, बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है, उस मुद्दे को गंभीरता से समझने की जरूरत है और भी ज्यादा गंभीरता दिखाने की जरूरत है। और वहां पर जो ये अपराध दिनों दिन बढ़ रहे हैं, इसके विरुद्ध भी भारत सरकार को जल्द से जल्द कोई बेहतर और ठोस कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, भारत सरकार की क्या बांग्लादेश के प्रति नीति है, प्रतिक्रिया है, वो भारत सरकार जो भी कर रही है, इस विषय पर हम लोग किसी दिन डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी इस तरह बांग्लादेश की स्थिति है, कट्टरपंथियों को, चरमपंथियों को वहां पर जो कुछ भी बढ़ावा मिल रहा है, उसके पीछे यह पढ़ा लिखा आदमी, नोबेल का शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ बांग्लादेश का पहला आदमी, जिसे मोहम्मद यूनुस कहते हैं, यही व्यक्ति जिम्मेदार है।
भारत सरकार की जो भी नीतियां हैं उस पर हम लोग डिटेल में कभी बात करेंगे। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जल्दी ही हम लोग भारत सरकार का बांग्लादेश के प्रति पॉलिसी पर हम लोग मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करें। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।